शुरुआत में हमें 6 साल की लड़की इसाको को दिखाया जाता है, जो कि याकुजा फैमिली मतलब कि गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करती है। और जल्द ही उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिसके बाद अब उसके दादाजी जो कि गैंग के लीडर भी हैं, वो उसे एक घर पे लाते हैं और उन्होंने उस बच्ची की देखभाल के लिए अपना एक गार्ड जो कि 16 साल का है उसे अपॉइंट किया है, जिसका नाम है काया। और वो साया की तरह उसकी हिफाजत करने की बात कहता है। जहाँ पर इसाको शुरुआत में तो उससे घबरा रही होती है, पर काया उसे गोद में उठाकर वादा करता है कि वो आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेगा। और फिर 10 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर इसाको 16 साल की हो चुकी है और वो एक ऐसी लाइफ चाहती है जिसमें वो नॉर्मल लड़कियों की तरह अपनी लाइफ बिता सके। पर गैंगस्टर की फैमिली में होने की वजह से उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता, इसीलिए वो अपने घर से दूर के कॉलेज में हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास करके आई है। वो अब जाकर अपने दादाजी को बताती है कि उसे भी अब जल्द ही हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी दादाजी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और ये बात सुनकर वहाँ पर काया भी आता है, जो कि उसको गोद में उठाकर उसको कांग्रेस बोलता है। तभी इसाको बोलती है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ और वैसे भी मैंने इतनी दूर के हाई स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि जरा सा भी किसी को पता चलता है कि मैं एक गैंगस्टर की फैमिली से हूँ तो कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता है। और इस बार मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ बिताना चाहती हूँ। वो सभी चीजें जो एक लड़की अपने हाई स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस करती है वो सब मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरा पहला प्यार भी। फिर अगले सीन में इसाको अपने स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के बाद अपनी क्लास में लड़के और लड़कियों को बात करते हुए देखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किससे बात करे और कैसे बात करे। तभी वो कुछ लड़कों से टकरा जाती है और जमीन पे नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही इसाको को फील होता है कि उसे किसी लड़के ने संभाला है तो वो सोचती है कि बस मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी। पर जैसे ही वो उसको थैंक्स करने के लिए मुड़ती है वो देखती है कि ये तो काया है, जो कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में उसका पीछा करते हुए उसके स्कूल तक पहुंच गया है। वो इस बार में बात करने के लिए उसको स्कूल से बाहर ले आती है और उससे कहती है कि तुम अंकल हो के टीनेजर्स की स्कूल में क्या कर रहे हो। काया कहता है कि अंकल मैं तो अभी 26 साल का ही हूँ और वैसे भी मुझे और तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारा स्कूल भी बहुत दूर है। लेकिन इसाको उससे गुस्से से कहती है कि पर तुम मुझे डेली पिकअप करने भी तो आ सकते हो, स्कूल में एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी। काया कहता है कि क्योंकि यहाँ पर लड़के हैं। ये सुनकर तो इसाको का रंग उड़ जाता है। काया कहता है कि और तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं समझती कि दुनिया कितनी खराब है। उसकी इतनी प्रोटेक्टिव बात सुनकर इसाको उसको गुस्से से कहती है कि स्कूल में बस तुम मेरे साथ मत रहना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में इसाको के सारे दोस्त उससे दूर होने लगे थे जब उन्हें पता चला था कि इसाको एक गैंगस्टर के परिवार से है। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाको कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर क्या गई, सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना लिए। फिर वो उदास होकर टेबल पर सर रख के सोचती है कि ऐसे जरूर मुझसे कोई बात करने के लिए आएगा। पर इससे पहले कि उससे कोई बात करने के लिए आता वहाँ पर काया आता है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे क्यों बैठी है। तभी 2 और लड़के इसाको के पास आ रहे होते हैं उससे जान पहचान करने के लिए, पर काया उन दोनों को रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है कि हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। और वो कहता है कि मेरा नाम है काया और मैंने अभी अभी है तुम लोगों को धमकाया, जिससे कि इसाको वापस से काया को डांटती है और वो दोनों लड़के इन दोनों को अजीब समझकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्लासरूम में टीचर आती है और सभी बच्चों से कहती है कि आज हम लोग मॉनिटर को चुनने वाले हैं। और वो बच्चों से ही पूछती है कि आखिर क्लास का मॉनिटर कौन बनना चाहता है। यहाँ इसाको सोच रही होती है कि यही मौका है ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने का, और वो ये सोच रही होती है कि हाथ उठाए या ना उठाए। फिर काया उसे देखकर समझ जाता है कि इसाको का पूरा मन है, इसलिए वो अपना हाथ उठा देता है, जिसे देखकर अब इसाको भी अपना हाथ उठा देती है। अब टीचर उन दोनों को पहला टास्क देते हैं स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट को चुनना। यहाँ पर काया पता नहीं कैसे सभी स्टूडेंट्स के नाम जानता था और वो एक एक करके उन सभी की फिजिकल एबिलिटीज को देखकर उन्हें स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट करता है। अब एक गैंगस्टर को ऐसा बिहेव करते देखकर इसाको सोचती है कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो इसाको को भी सिलेक्ट करता है वॉलीबॉल के लिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाको उदास लेटी होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि काया ने स्कूल आके सब कुछ खराब कर दिया है। वो 26 साल का होने के बाद स्कूल में अपना इम्प्रेशन जमा दिया है और फिर इसाको अपनी गलती भी मानती है कि वो किसी के भी सामने अपना इम्प्रेशन नहीं दिखा पाती। काया फिर उसे हक करते हुए मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम भी बहुत सारे दोस्त बना लोगी, बस खुद को थोड़ा टाइम दो। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाको अपने कुछ सर्वेंट से कहती है कि वो दोनों उसकी वॉलीबॉल प्रैक्टिस में उसकी मदद करें, पर गलती से वो बॉल इसाको को लग जाती है और फिर काया उसे आकर लगा देता है। फिर काया अपनी निगरानी में इसाको को वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कराता है। फिर अगले सीन में स्कूल में 2 लड़कियां इसाको के हाथ में आई हुई प्रैक्टिस की चोट को नोटिस करती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इसाको इसलिए अपनी प्रैक्टिस पे इतना ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि उसको अपनी टीम को जिताना है, जिससे कि सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस होती हैं और काया लगातार उसके ऊपर नजर बनाए होता है। जब वो देखता है कि इसाको लड़कियों के साथ में है तब वो बेझिझक बाहर आ जाता है। और फिर अगले दिन मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर इसाको के हाथ में पहले राउंड में ही चोट आ जाने पर वो दूसरे राउंड में अपने किक से पॉइंट स्कोर करती है और फिर अपनी टीम को जिता भी देती है। पर काया नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सभी के बीच में से उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसकी पट्टी करता है और इसाको कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां इसाको को बाय बोल कर घर निकलती हैं, जहाँ पर इसाको को देख के लगता है कि चलो अब मेरे कुछ तो फ्रेंड्स बन ही गए। तभी उससे काया यहाँ पर कहता है कि मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आया, उसके बाद हम लोग घर निकलते हैं। अब
उसके जाते ही तुम्हारू नाम का एक लड़का इसाकू के पास आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जहाँ इसाकू घबरा के कहती है कि नहीं, हम बस बचपन से एक साथ रहते हैं। तुम्हारू फिर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, पर इसाकू का तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या बताए। फिर वो उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगता है। इसाकू शर्माते हुए कहती है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो है, लेकिन मैंने उस पर कुछ पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे वो सब करना नहीं आता। तुम्हारू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और तभी वहाँ पर काया आता है जो कि उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो गुस्से में ऑफिस में जाकर अपने लोगों से कहता है कि वो लड़का तुम्हारू इसाकू से उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, उन लोगों की उम्र है ये सब करने की। तभी काया उसके सर पर गन रखकर कहता है कि मुझे उन दोनों के बीच में कुछ भी शुरू होने से पहले खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ इसाकू घर पर बैठकर सोच रही होती है कि क्या सच में काया मेरी फिक्र एज अ पेरेंट करता है। तभी उसको इंस्टाग्राम पर तुम्हारू का मैसेज आता है और फिर उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और इसाकू सोचने लगती है कि लगता है मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया। और फिर अगले दिन इसाकू अपने क्लासरूम में जा रही होती है। तभी तुम्हारू उससे मिलने के लिए आने लगता है, पर तभी काया उसके मुंह के सामने आकर डस्टर साफ करने लगता है। इसके बाद वो तुम्हारू के करीब आकर कहता है कि अगर तुम इसाकू का पीछा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सेटिंग किसी और खूबसूरत लड़की से करा दूंगा। अब इसाकू काया के बिहेवियर को देखकर कहती है कि बस करो, आखिर तुम दोनों किस सेटिंग की बात कर रहे हो। वो फिर काया के बिहेवियर के लिए तुम्हारू से माफी मांगती है, तो तुम्हारू कहता है कि कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाकू बैठकर तुम्हारू के कुछ पोस्ट देख रही होती है, जहाँ पर तुम्हारू इसाकू को कैरियोके चलने के लिए इनवाइट करता है और इसाकू सोचने लगती है कि यही तो लाइफ में जीना चाहती थी। जिसके बाद वो झट से कैरियोके चलने के लिए तुम्हारू को हाँ कह देती है और तभी वहाँ पर काया आता है जो कि उसका फोन छीनते हुए कहता है कि मैं अभी उसे ब्लॉक कर रहा हूँ। इसाकू उससे ऐसा ना करने को बोलती है और वापस से अपना फोन लेने के लिए जाती है, जिससे कि वो काया के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पास थे। काया उससे कहता है कि तुम अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो और वो लड़का तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर इसाकू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर अगले दिन इसाकू काया से छुपते छुपाते वहाँ से बाहर निकलती है। रास्ते में उसे तुम्हारू और उसके दोस्त मिलते हैं, जहाँ पर वो सभी एक साथ मिलकर कैरियोके के लिए जाने लगते हैं और वहाँ पर पहुंचकर सभी एंजॉय करते हैं। जहाँ पर एक लड़की की ड्रिंक पूछने पर इसाकू उससे मैंगो जूस मंगवाती है। वो सभी यहाँ पर गाना गा रहे थे और इसाकू उन सभी को ऑब्जर्व कर रही थी और तभी वो दोनों लड़के और लड़कियां एंजॉय करने लगते हैं। इसाकू ये सब देखकर घबरा जाती है और वो यहाँ से घर जाने को कहती है और यहाँ पर तुम्हारू नशे की हालत में उससे आकर कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। और फिर वो जबरदस्ती उस पर किस करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ होता काया वहाँ पर आ जाता है और तुम्हारू के सर को टेबल पर तब तक पटकने लगता है जब तक इसाकू उसको मना नहीं करती। वो बाकियों को धमकी देकर इसाकू को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर वो उसको कार में लाकर पूछता है कि आखिर इसने कुछ किया तो नहीं। तो इसाकू कहती है कि नहीं और वो घर जाते समय सोच रही होती है कि वो सच में बेवकूफ थी क्योंकि मैं ऐसे ही बाहर प्यार को ढूंढने निकल गई थी और वो गिल्टी महसूस करने लग जाती है। तभी काया उसे हक कर बोलता है कि मुझे उसे और पीटना चाहिए था ना। तभी इसाकू काया से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। काया बताता है कि जीपीएस जो कि मैंने तुम्हारे फोन में लगा रखा है। काया यहाँ पर फिर से अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव महसूस करने लगती है और उससे कहती है कि ऐसे मेरा पीछा ना किया करो। तभी वो देखती है कि उसने काया की शर्ट पे अपनी लिपस्टिक का दाग छोड़ दिया है। काया उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना मेकअप क्यों किया है। इसाकू बोलती है क्योंकि मैं आज बाहर जाने वाली थी ना, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही। जहाँ पर काया उसे देखे जा रहा होता है और इसाकू उससे कहती है कि मुझे घूरना बंद करो और अब क्योंकि वो बहुत थक गई होती है इसलिए वो कार में ही सो जाती है। इधर काया सोच रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर अगले सीन में इसाकू काया को उसका टेस्ट पेपर दिखाकर कहती है कि आखिर तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो, तुम्हें 0 मिला है। पर काया कहता है कि हाँ पर मुझे मार्क्स लाने की जरूरत ही क्या है। जिस पर इसाकू उससे और गुस्सा होते हुए कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का काम होता है अच्छे मार्क्स से पास होना। फिर इसके बाद वो काया को रीटेस्ट देने के लिए लाइब्रेरी में आकर पढ़ाने लगती है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आकर उनको ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसाकू सोचती है कि ये भी फीलिंग अच्छी है, क्लासमेट्स के साथ में बैठकर पढ़ना। काश काया भी मेरा क्लासमेट होता तो चीजें बहुत आसान हो जाती। तभी वो नोटिस करती है कि वो दोनों लड़कियां काया से कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने लगती हैं। बातें करते करते वो काया से पूछती हैं कि क्या वो इसाकू को डेट कर रहा है, तो काया कहता है कि नहीं। इधर इसाकू सोचने लगती है कि उसने तो मेरी मर्जी के बगैर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि काया एक जगह से निकलता है जहाँ पर उसको एक लेडी रुकने के लिए कहती है। काया उसे किस करते हुए कहता है कि कल उसे स्कूल जाना है। ये सुनकर वो लेडी हैरान हो गई। घर जाते हुए उसका ड्राइवर कहता है कि आपने स्कूल जाने के लिए उस खूबसूरत लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं दी। काया कहता है कि अब उसकी लाइफ में एक ही इम्पोर्टेंट लड़की है और वो ही इसाकू। घर आकर जब वो इसाकू से मिलता है तो इसाकू को काया की बॉडी से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। इसके बाद उसका मूड खराब हो जाता है। काया उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर इसाकू उसको पढ़ाने के लिए तो बैठती है पर काया उसे अच्छे नंबर लाने के बदले में रिवॉर्ड मांगता है। तो इसाकू उससे कहती है कि अगर तुम अच्छे नंबर लिए आए तो तुम मुझसे कोई भी रिवॉर्ड मांग सकते हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि काया तो अच्छे नंबर ला ही नहीं
पाएगा, वो रीटेस्ट में भी फेल ही होगा। इसाकू जब पानी लेके वापस आती है तब वो देखती है कि काया सो रहा होता है। वो आके उसकी धड़कनें देखने लगती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी वो भी वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह उसके मुंह के सामने काया उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे वो घबरा के उठती है। काया उसे ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है कि आज से वो पढ़ाई को भी सीरियसली लेगा। रीटेस्ट के रिजल्ट आते हैं, जहाँ पर इस बार काया ने सच में अच्छे मार्क्स लाए होते हैं। इसके बाद वादे के मुताबिक काया इसाकू से अपना रिवॉर्ड मांगता है। इसाकू कहती है कि ठीक है, बोलो क्या चाहिए। काया कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। इसाकू कहती है कि पर क्यों? काया इससे पहले कुछ कहता, इसाकू नर्वस होकर उसे मना कर देती है। काया फिर डिसाइड करता है कि वो दूसरी रिवॉर्ड डिमांड करेगा और इसमें वो इसाकू को अपने साथ जू घूमने के लिए कहता है। अब वो दोनों जू पहुँचते हैं और काया कहता है कि तुम्हें जानवर बहुत पसंद है ना? 8 साल बीत गए जब मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था और अब देखो तुम तो बाघ से भी नहीं डरती हो। इसाकू कहती है कि हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। इसके बाद वो इसाकू को क्योला दिखाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर काफी भीड़ होती है। इस वजह से वो इसाकू को गोद में उठा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं, जो कि काया बनाया था। यहीं पर वो उसके एक खरगोश के साथ में फोटो लेती है, जिसे काया इसाकू की तरह ही प्यारा बता रहा होता है। तभी इसाकू सोचने लगती है कि काया ने उसको किस वाली बात इसलिए बोली होगी क्योंकि वो उसको बचपन से ही एज अ पेरेंट की तरह भी तो केयर करते आया है। अब यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी हील सैंडल पहनने की वजह से इसाकू के पैर में सूजन आ जाती है। काया उसके पैरों को देखते हुए कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यहाँ इसाकू सोच रही होती है कि उसने आज हर एक छोटी से छोटी चीज इसलिए देखकर पहनी है ताकि काया उसे एक बार कॉम्प्लीमेंट दे सके। तभी वो उसे उठाकर ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन इसाकू उसको मना कर देती है। तो वो उसके हाथ पकड़कर संभालते हुए ले जाने लगता है। रास्ते में वो उसको किस वाले रिवॉर्ड के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके लिए किसी लड़की को किस करना आम बात है। ये सुनकर इसाकू फिर से उससे नाराज होकर अपना हाथ छुड़ा लेती है। लेकिन काया यहाँ पर कहता है कि पर मेरे लिए तो ये पहली बार था जब मैंने किसी लड़की को किस करने के लिए कहा है। अब इसाकू यहाँ पर सोचने लगती है कि ये गलत है, क्योंकि अगर मैंने ये सब किया तो मेरे यहाँ से पीछे मुड़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरे ही पल वो ये सोचती है कि पीछे मुड़ना ही क्यों है। वो फिर उसको किस करने के लिए मंजूरी दे देती है, लेकिन फिर दूसरे ही पल वो उसको मना कर देती है और वहाँ से शर्माकर भाग जाती है। अब भागते हुए उसकी हाइट नीचे गिर जाती है, जिसको कि जैसे ही काया उठाता है उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके सर पर एक गन रख देता है, जिसके बाद हम गोली चलने की आवाज सुनते हैं। तभी इसाकू भी आवाज सुनती है और वो चलकर पीछे वापस आती है, जहाँ काया के सामने वो आदमी गिरा हुआ था। उसके भी हाथ से गोली छूकर निकल गई थी। उसके बाद हॉस्पिटल के सामने इसाकू काया के निकलने का वेट कर रही होती है, ये सोचते हुए कि वो काया के इस डार्क साइड को तो भूल ही गई थी। बाहर आकर काया दर्द होने का नाटक करता है, तो इसाकू उसे टपली मारती है उसे ऐसा करने के लिए। फिर वो उससे कहते हैं कि हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे जो कि कल हुआ, और सोचती है कि क्या काया मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में वैसी कोई भी बातें नहीं हुई। इधर क्लास में सभी लोग वेकेशन के लिए ग्रुप बना रहे होते हैं और कुछ लड़कियां काया और इसाकू को अपने ग्रुप में रखते हैं, जिससे कि इसाकू बहुत खुश होती है। फिर सभी पिकनिक के लिए बस से निकलते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के मछलियाँ पकड़ते हैं और काया उसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। इधर इसाकू प्याज काट रही होती है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आता है। तो एक लड़का उसके आंसुओं को अपने शर्ट में पोंछ रहा होता है। तभी उनके सामने से एक चाकू आकर लकड़ी के खंबे में लगता है, जो कि काया ने फेंकी थी, जिससे कि वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसाकू उससे पूछती है कि आखिर ये क्या था, अगर उसको लग जाती तो, लेकिन काया उसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां इसाकू से कह रही होती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में ही काफी कमाल का है। इसाकू कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसकी दोस्त कहती है कि माफ करना, लेकिन तुम दोनों एक साथ रहते हो तो हमें ऐसा ही लगा। वैसे अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? इस पर इसाकू कहती है कि फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। उसमें से एक लड़की बताती है कि उसे तो पहले से ही कई लड़कियों ने प्रपोज किया है, पर उसने सभी को मना कर दिया। ये सुनकर इसाकू सोचती है कि क्या उसे प्रपोजल भी आए हैं। तभी एक लड़की को याद आता है कि उसने अपना फोन चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया है। सभी छिपते छुपाते हुए जाते हैं, क्योंकि ये टाइम अब बॉयज के नहाने का होता है, और अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि शायद सभी नहाकर चले गए हैं। तभी यहाँ पर इसाकू काया से टकरा जाती है, जिसको देखकर इसाकू पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर काया कहता है कि मैं नहा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन टैटूज को दिखाते हुए अपनी क्लासमेट्स के सामने तो नहीं नहा सकता हूँ। तभी वहाँ पर इसाकू की फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं कि चलो हमारा फोन मिल चुका है। इसाकू यहाँ पर उन दोनों से कहती है कि चलो मैं आ रही हूँ। इसके बाद इसाकू काया से कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं यहाँ पर रखवाली करती हूँ। तभी वहाँ पर टीचर्स के नहाने का समय हो जाता है और उनके चले जाने तक वो दोनों एक ही बाथरूम में छुपे रहते हैं, और फिर उनके जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह में सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को वर्कआउट करा रहे होते हैं, तो एक लेडी टीचर आकर काया की बॉडी को देखकर कहती है कि वाह क्या कमाल की बॉडी है। काया कहता है कि और आपकी भी। टीचर कहती है कि पर तुमने कब देखा? काया उनको जवाब देता है कि मैंने इमेजिन किया। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने सही इमेजिन किया है या नहीं? तभी वहाँ पर इसाकू आती है और उससे कहती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम तो खुलेआम टीचर्स के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। इसके बाद सभी लोग बीच के किनारे मस्ती कर रहे होते हैं, और इधर इसाकू को एक मिस्टीरियस मैन दिखता है जो कि काया के आसपास घूम रहा होता है। फिर वो उसका पीछा करती है और काया को उसके आसपास
आसपास आता देख इसाकू उसके ऊपर एक तरबूज खींचकर मारती है और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले पार्ट में सभी लोग बीच पर घूमने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर काया की टीचर उसके पास आके उसकी बॉडी को देखकर कहती है कि वाह क्या कमाल की बॉडी है, जिस पर काया भी फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आपकी भी। तो टीचर पूछती है कि तुमने कब देखा, तो काया बताता है कि मैंने इमेजिन किया, क्या मैं देख सकता हूँ कि मैंने सही इमेजिन किया है या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर इसाकू आती है जो कि काया को वहाँ से हटा देती है, पर तभी वो वहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन को नोटिस करती है जो कि काया के आसपास ही घूम रहा था। और जैसे ही वो आदमी काया के पास जाने की कोशिश करता है तो इसाकू उसे एक तरबूज खींचकर मारती है। काया यहाँ पर इसाकू को बताता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है ताकि उस दिन की तरह मेरे ऊपर कोई पीछे से अटैक ना करे। जिसके बाद अब इसाकू उससे माफी मांगती है और वापस जाने पर उसकी क्लासमेट्स उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ चली गई थी, तुमने तो तरबूज तोड़ना मिस ही कर दिया। लेकिन इसाकू अपने मन में सोचती है कि मैं तो किसी आदमी के ऊपर अपना तरबूज फोड़कर आ रही हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की की सनस्क्रीन खत्म हो जाती है तो इसाकू कहती है कि मेरे पास है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो फिर कैंप से सनस्क्रीन लेने के लिए जाती है, जहाँ पर दो गुंडे आकर उससे कहते हैं कि क्या तुम ही सेनागाकी की पोती हो, और उसे पकड़कर एक कार में ले जाने लगते हैं। इधर काया इसाकू के बारे में उन लड़कियों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसाकू सनस्क्रीन लेने के लिए गई है, और जब वो कैंप पर जाकर चेक करता है तो सनस्क्रीन वहीं पर होती है, पर इसाकू वहाँ से गायब होती है। तो उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि दो मिस्टीरियस मैन को उसने यहाँ पर घूमते हुए देखा था, ये शायद उन दोनों का ही काम हो सकता है। काया उसे पंच मारते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। इधर कार में दोनों गुंडे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि अगर इस लड़की के दादा को ये बात पता चल जाएगी तो यहाँ पर तो गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी ना। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं पता चलेगा, काया को हम धमकाएंगे इसे सिगरेट रखने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर काया उनका पीछा करते हुए आ जाता है और वो उनके बराबर में आकर ड्राइवर के ऊपर गन पॉइंट करके उसको गाड़ी रोकने को कहता है, पर उनमें से एक दूसरा आदमी इसाकू को पकड़कर उसके सर पर गन रख देता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने गोली चलाई तो ये गई काम से। और इससे पहले कि काया कुछ करे तभी वहाँ पर इसाकू उस बंदे को एक जोरदार धक्का मारती है और मौका पाकर काया भी उसे एक लात मारता है, जिससे कि कार अनबैलेंस होकर नदी में गिर जाती है। काया भी उस कार के साथ में पानी में जाता है और इसाकू को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, पर उन दोनों किडनैपर्स को तैरना नहीं आता था और वो वहीं पर डूब जाते हैं। बाहर आकर काया इसाकू को हक करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना। इसाकू उसे थैंक्स तो बोलती है लेकिन साथ में उसे सुनाती भी है उसे ऐसा पागलपन करने के लिए। फिर उससे आगे से ऐसे किसी भी खतरे में न पड़ने का प्रॉमिस मांगती है, ये जानते हुए कि काया का तो यही काम है। काया भी वहाँ पर इसाकू से प्रॉमिस कर लेता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वापस जाते हुए इसाकू सोचती है कि मैं काया के साथ में ही हमेशा रहना चाहूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई भी आ जाए। और जैसे ही वो दोनों कैंप पर वापस जाते हैं तब टीचर उन्हें डांट लगाते हुए कहती है कि जरा देखो तो हमारे क्लास के दोनों मॉनिटर ही यहाँ से गायब थे। काया वहाँ पर बहाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब टीचर यहाँ पर उन दोनों को सजा देती है और कहती है कि तुम दोनों रात के इवेंट पर वहाँ पर नहीं आओगे और यहीं पर बैठकर माफीनामा लिखोगे। टीचर के जाने के बाद इसाकू सोचने लगती है कि मैं उस इवेंट के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। जिसके बाद अब इनकी पिकनिक खत्म होती है और ये सभी घर पर जाते हैं, जहाँ पर इसाकू काया को बुला के उसको अजीब अजीब तरह से पकड़ के कुछ करने लगती है। काया कहता है कि माना तुम क्यूट हो लेकिन ये सब क्या कर रही हो। इसाकू कहती है कि बस मैं तुम्हें उठाकर फेंकने की कोशिश कर रही थी। जिस पर काया पूछता है कि पर क्यों, क्या मैंने कोई गलती की है। इसाकू कहती है कि नहीं, मैं बस यूट्यूब पर बताई गई डिफेंस की टेक्निक को तुम पर अप्लाई कर रही थी, जिससे मैं ऐसे ही कोई बेकार सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। काया कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के बारे में सोचूंगा। इसके बाद वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी इसाकू उसके हाथ में हॉलीडे होमवर्क की सीट देखती है और कहती है कि नहीं, तुम अपना हॉलीडे होमवर्क किसी और से नहीं करा सकते हो। काया कहता है कि लेकिन ये मुझे बोरिंग लगता है। इसाकू कहती है कि फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद करती हूँ। काया कहता है कि लेकिन एक शर्त पे, हॉलीडे होमवर्क खत्म करने के बाद तुम मुझे एक इनाम दोगी। जिससे कि इसाकू को उसके पिछले इनाम की याद आती है, जिसमें कि काया ने उससे एक किस मांग ली थी। इसाकू कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे कोई भी गलत इनाम नहीं मांगोगे। काया कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों अपना होमवर्क खत्म करते हैं। इसाकू कहती है कि मैंने कहा था कि कोई भी गलत इनाम नहीं मांगना, फिर मैं बीच के कपड़े घर पर क्यों पहनी हुई हूँ। जिस पर काया कहता है कि क्योंकि ये मुझे बीच पर देखने को नहीं मिला, तुमने ऊपर से जो शर्ट डाल रखा था। इसाकू उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुमने ही तो ऐसा करने को कहा था। काया कहता है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर और भी लड़के थे। अब इसाकू को उसकी बातों का थोड़ा थोड़ा इशारा समझ में आ रहा था और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो, मैंने ये ड्रेस इसलिए खरीदा था ताकि काया मुझे एक बार इस ड्रेस में देखे। तभी काया उसे बाहर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पूल और एक फायर इवेंट का इंतजाम किया है जो कि तुमने वहाँ पर मिस कर दिया था। जिसको देखकर इसाकू खुश होती है और थोड़ी
थोड़ी कंफ्यूज भी और काया से कहती है कि तुम्हें कब से इन सब चीजों में रुचि होने लगी। फिर थोड़ी देर पूल में बैठने के बाद इसाकू काया से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर आकर पूल के मजे नहीं लोगे। काया पूछता है कि मैं, तो इसाकू बताती है कि हाँ, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की है। काया कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर तुम मना मत करना। काया फिर अपने कपड़े उतारता है और क्योंकि पूल छोटा होता है इसलिए वो इसाकू को उठाकर वहाँ पर बैठ जाता है। इसाकू कहती है कि लेकिन इस पोजीशन में मुझे बहुत शर्म आ रही है। काया उससे बोलता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे दिमाग में भी अब ये सब बातें आने लगी हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाकू अपने सभी हॉलीडे होमवर्क खत्म कर रही थी, तभी उसको उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो उसे साथ में कल घूमने चलने के लिए पूछते हैं। इसाकू सोचती है कि दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जाने का प्लान बनाना ये तो मेरे लिए सच में सपने जैसा है। फिर वो उठकर अपने नौकरों के कामों को खुद से पूरा करने की जिद करने लगती है, लेकिन वो उसको वहाँ पर मना कर देते हैं क्योंकि अगर काया को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। फिर वो अपने बेड पर लेटते हुए कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, पहले मैं अकेले रह लेती थी लेकिन मुझे अब आसपास अपने लोग चाहिए। तभी वहाँ पर काया आता है जिसको देखकर इसाकू बहुत खुश होती है। काया उससे कहता है कि लगता है तुम काफी बोर हो रही हो। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर जली खाते हैं और काया यहाँ पर इसाकू को फेस्टिवल जाने के लिए पूछता है। इसाकू ये सुनकर काफी खुश तो होती है, लेकिन उसे याद आता है कि वहाँ उसके एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त भी होंगी जिनको कि यह पता चलने से कि मैं गैंगस्टर की फैमिली से हूँ तो मुझसे बात करना बंद कर दिए थे। फिर भी वो काया के साथ में हिम्मत करके वहाँ पर जाने के लिए तैयार होती है। वो फेस्टिवल में जाने के लिए युकाटा पहनती है जिसकी कि काया तारीफ करता है, जहाँ पर इसाकू बताती है कि मैं गर्मियों में तो एक बार इसे पहनती ही हूँ। तभी उसकी नजर उसके एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों पर जाती है जो इसाकू को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना गैंगस्टर की पोती, पर उसके साथ में वो लड़का कौन है, जरूर उसका ही कोई एक गार्ड होगा। तभी काया उनके पास जाकर उन्हें ग्रीड करता है और इसाकू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसाकू का क्लासमेट हूँ और हम यहाँ पर डेट पर आए हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। काया इसाकू से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से घर जाना चाहती हो। इसाकू कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर उनके सामने घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। काया इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों एक शॉप पर आते हैं जहाँ पर इसाकू को एक डॉगी काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसको कि जीतने के लिए वो अपने हाथों में टॉय गन ले लेती है, पर उसका तीरों निशाना ही गलत हो जाता है। उसके बाद काया कहता है कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ, और काया ने यहाँ पर जिस प्रोफेशनल तरीके से गन को पकड़ा होता है जिसको देखकर दुकानदार कहता है कि ये वही है जिसको कि मैं सोच रहा हूँ, जहाँ पर काया एक शॉट में ही उस डॉगी को विन कर लेता है। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।